सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिड, हमने कोवलेंट सॉलिड तक की चीजें पढ़ ली थी आई गेस, है ना। हमने कोवलेंट सॉलिड्स तक की चीजें पढ़ ली थी इन द लास्ट क्लास। तो अब उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। सो इन टुडेज क्लास अब हम थोड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर्स के लिए हमें करना क्या है, कुछ किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। कि कोई टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, सपोज अगर हमें कोई आइडियल गैस की स्टडी करना है, एक आइडियल गैस है एंड मेरे को उसका स्टडी करना है, आई हैव टू स्टडी द आइडियल गैस। उस केस में व्हाट आई विल डू, मैं इसके लिए कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा या इसके बेसिक्स पढ़ूंगा। इसके बेसिक्स क्या क्या होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन सारी चीजों पे मैं डील करूंगा सो दैट मुझे आइडियल गैस के बारे में एक अच्छा सा आइडिया हो पाए, है ना। सिमिलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म इज स्पेस लैटिस, तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू, मैं बताता हूँ कि है क्या एक्चुअली। दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एंड फॉर्म्स। बस सबसे पहले इस पे फोकस करो। दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, ये स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट है किस चीज का, पॉइंट्स का। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, मतलब 3 डायमेंशन में आप पॉइंट्स को अरेंज कर दो लाइक दिस। ये देखो, ये 3 डायमेंशन में पॉइंट्स अटैच है ना, ये पॉइंट 1 है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो 3 डायमेंशन में जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे हम कोई ना कुछ रखेंगे जरूर, आइदर वी पुट द एटम, या फिर यहाँ पे हम एटम रखेंगे या फिर मॉलिक्यूल रखेंगे या फिर आयन रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो जिससे मिलके बना है वो रखेंगे। बस बोलने का मतलब है स्पेस लैटिस क्या है कि 3 डायमेंशन में ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स का अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन इज नोन एज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस मतलब स्पेस में 3 डायमेंशन में अगर अलग अलग हम क्या रख दें, अलग अलग डॉट्स दिखा दें। अब 3 डायमेंशन कैसे होगा, अब सपोज जो कंप्यूटर्स की स्क्रीन है उस पे हमको डॉट 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 दिखाई दे रहा है। अब कंप्यूटर्स की स्क्रीन के पीछे कुछ ना कुछ जरूर होगा डेफिनेटली, एंड इस कंप्यूटर स्क्रीन के आगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आगे भी होगा लाइक दिस। तो ये 3 डायमेंशन हो गया। डॉट, डॉट के पीछे भी एक डॉट है, इसके आगे भी एक डॉट है, इसके लेफ्ट में भी एक डॉट है, इसके राइट में भी एक डॉट है। तो 3 डायमेंशन में चारों तरफ ये सारी चीजें एक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, आयोनिक सॉलिड तक हो गया था, राइट। हमने पढ़ा कहां तक था, हमने आयोनिक सॉलिड तक पढ़ा था क्या? जरा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने कहां तक पढ़ा था, जस्ट आई गेस मैं तो भूल गया हूँ शायद। हमने सिर्फ आयनिक सॉलिड्स तक पढ़ा था क्या? अच्छा हाँ, हमने आयनिक सॉलिड्स तक पढ़ा था, ओके फाइन। कोई बात नहीं, नो वरीज, हम उसके आगे पढ़ लेते हैं अभी। मैं थोड़ा सा आगे बताने लग गया था, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, हम मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। ओके नो वरीज, हमने आयनिक सॉलिड्स तक पढ़ा था। तब हम मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ने जा रहे हैं। मेटेलिक सॉलिड्स का मतलब है, अब मेटेलिक सॉलिड के बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दिया था क्या, कि मेटेलिक सॉलिड हमने पढ़ा है कहाँ पे, ये हमने पढ़ा है इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। और ये वाला हमने पोर्शन कहाँ पे पढ़ा है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा। अब मैं आपको मेटेलिक बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो सपोज एक सोडियम का क्रिस्टल है, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम सारे दिख रहे हैं, दिस इज अ सोडियम एटम, है ना। ये सोडियम एटम है सारे के सारे। अभी सोडियम एटम है, तो पूरी दुनिया जानती है कि मेटल्स है सोडियम एटम। अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो डेफिनेटली अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, राइट। तो उनको हम बोलते हैं मेटल्स, ये तो सबको पता है।
है ना। तो ये हमें सबको पता है कि सोडियम एक मेटल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो होगा क्या, इस मेटेलिक बॉन्डिंग में बहुत सारे सोडियम एटम दिख रहे हैं, ये भी सोडियम एटम्स आएंगे, खूब सारे सोडियम एटम। एक सोडियम के सब एक सिमिलर साइज के हैं बेटा, बट बनाने में बन नहीं रहा है वो यहाँ पे। हाँ राइट, अब ये सोडियम एटम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा और खुद पे क्या चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा वो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, इधर ये जो स्पेस दिख रहा है खाली बचा हुआ दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, जो मेटल का एटम है, मेटल के एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, मेटल के एटम के ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो जो मेटल के एटम्स दिख रहे हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सब पे, बिकॉज उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है बगल में जिस पे चार्ज है नेगेटिव। तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच इंटरेक्शन होगा और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस टाइप की बॉन्डिंग होती है मेटल्स में, जिसे हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब वही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, जरा इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पॉजिटिव आयन पड़े होंगे इन द सी, सी मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वहां से, बिकॉज क्रिस्टल के अंदर एक एटम तो होता नहीं है, तो क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर आ जाएंगे। तो इट सीम्स लाइक कि हम एक इलेक्ट्रॉन का सी में बैठे हुए हैं और उस पर कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, बिकॉज हर एटम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर पाएगा, कुछ एटम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इट सीम्स लाइक ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा सा सी है, बहुत बड़ा सा समुंदर है और उसके ऊपर कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। वही है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन वहीं पे पड़ा है, इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के किसी और जगह पे चला जाएगा बट क्रिस्टल के अंदर ही रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। तो वही लिखा हुआ है कि खूब बड़ा समुंदर है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा विजुअलाइज किया साइंटिस्ट ने, है ना, कि बहुत बड़ा समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें पॉजिटिव आयंस पड़े हुए, ये होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। और वही हमें पढ़ना है इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स। तो बाकी मेटेलिक बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा है, मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग कैसा होता है, ये जस्ट टोल्ड यू, मैंने अभी आपको तुरंत बताया। अब जो जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बस जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, आपको वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी करनी है। जैसे मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी है दिस इज हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये हार्ड है, मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या है, उसको थिन करके हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज डक्टाइल, ये सारी चीजें टेंथ में पढ़ी है हमने, है ना, मेलिएबल और डक्टाइल। टेंथ में केमिस्ट्री में एक चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल्स, वहां पे हम मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि इट इज हार्ड, इट इज मेलिएबल, इट इज डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब होता है कि उसको हम थिन थिन शीट में, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पतली शीट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके बहुत बड़ी सी शीट बना सकते हैं, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, राइट। और डक्टाइल का मतलब क्या है, उसको हम बहुत ही थिन वायर में एक लॉन्ग वायर बना सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल से, इसको बोलते हैं डक्टाइल वन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन द मॉल्टन स्टेट। अब ये सॉलिड्स में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, कंडक्टर्स इन सॉलिड्स, बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। कंडक्टिविटी के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की कंडक्टिविटी के लिए दो चांस हैं बेटा, दो तरीके से कंडक्टिविटी हो सकती है, या तो उसके पास आयंस प्रेजेंट हो या फिर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इन दो चीजों में से कोई एक भी चीज हमें मिल गई तो आई कैन से कि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी। तो यहाँ पे देखो मेटल में क्या इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयन से वो फ्री करेगा, है ना। बाकी एज वेल एज इन द मॉल्टन स्टेट, अब मॉल्टन स्टेट में डालोगे तो मॉल्टन स्टेट में डालते ही वो तुरंत आयंस में डिसोशिएट हो सकता है ना। इसलिए मॉल्टन स्टेट एज वेल एज सॉलिड्स दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता चला जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बाकी तुम्हें पता ही है मेटल्स बहुत सॉलिड होते हैं,
इनको हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस, 1800 या 1500 डिग्री सेल्सियस के रेंज में टेम्परेचर देना पड़ता है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लिखे हुए, आयरन, आयरन पढ़ना है, कोबाल्ट पढ़ना है, सॉरी कॉपर पढ़ना है, सिल्वर पढ़ना है, मैग्नीशियम पढ़ना है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में अगर कोई डाउट है तो बताइए, समझ आ गया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए और हैंड रेस करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एटलीस्ट 10 to 12 रेज हैंड्स होंगे तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, मैक्सिमम ने हैंड रेस किया तो चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आ गया, थैंक यू ऑल। नेक्स्ट आ गया जो हमें पढ़ना है, दैट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया। फोर्थ पॉइंट में बेटा है ही क्या, कंडक्टर्स इन सॉलिड्स। कंडक्टर इन सॉलिड्स का मतलब क्या है, सोडियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। बात खत्म, इसमें इतनी बात थी। मरकरी सॉलिड में कहाँ लिखा हुआ बेटा, एग्जाम्पल से मरकरी कहाँ मेंशन है। मरकरी इज नॉट देयर इन द मेटेलिक सॉलिड्स। मरकरी सॉलिड कहाँ करते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर वो लिक्विड फॉर्म पे रहता है। तो मरकरी इज नॉट अ मेटेलिक सॉलिड, मरकरी सॉलिड नहीं है। सारे मेटल्स मेटेलिक सॉलिड्स में थोड़ी आएंगे, मरकरी इज द ओनली मेटल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे ना, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, आई होप मैंने क्लियर कर दिया। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में दो ही एग्जांपल हैं बेटा। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस बिलोंग्स टू ग्रेफाइट। है ना, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जरा मेरे वीडियो की तरफ देखो, इफ आई एम आई विजिबल टू यू। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक शीट ऐसी है, उसके नीचे सेकंड शीट पड़ी हुई है, उसके नीचे थर्ड शीट पड़ी हुई है ना। ये शीट देखो, इस डायग्राम से भी, फोटो से भी समझ आ रहा है, ये फर्स्ट शीट है। हेक्सागोनल शीट दिख रही कार्बन आइटम्स की, फर्स्ट शीट है। उसके जस्ट नीचे सेकंड शीट है, उसके नीचे थर्ड शीट। अब इनके बीच वॉन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से अटैच्ड है। ये डिस्टेंस है कुछ, ये डिस्टेंस है ना। ये डायमंड है, डायमंड इज अ 3D जाइंट स्ट्रक्चर, दिस इज द, ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल है, राइट। तो इसमें बस बहुत सारे आसान आसान के पॉइंट्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम से मिलके बना है, हमें पता ही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स, ये दोनों ही एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड 3D स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट एंड, एक्सक्यूज मी, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स में दो चीजें आएंगी जो हमें पढ़नी इन द नेटवर्क सॉलिड, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। और इसमें बक मिनिस्टर फुलरिंस भी आता है, बट वो नेटवर्क सॉलिड्स में अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे। ये आपने कार्बन फैमिली में पी ब्लॉक में जरूर पढ़ा होगा, राइट। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब ऐसे एलिमेंट्स के फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो फिलहाल हमने पढ़ा है डायमंड जो हमें पढ़ना है, और ग्रेफाइट। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम से मिलके बने हुए हैं। किस एटम से मिलके बने हुए हैं, कार्बन से मिलके बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट इज कोवलेंट बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है
इसमें मैं साफ दिख रहा है ये कार्बन एटम है, दिस इज अ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, दिस इज अनदर कार्बन एटम, राइट। इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज देयर, है ना। तो इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच, इसीलिए लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है क्या, इट इज इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूजुअली इंसुलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन फॉर दैट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट इसका जो सेकंड एग्जांपल है डायमंड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज डायमंड के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। कार्बन के जो डायमंड के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन होता है डेट इज sp3। तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो ये विद इन द शीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट के आगे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो डायमंड इज अ इंसुलेटर टू इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब पता ही है जब 3D जाइंट स्ट्रक्चर होता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फेयरली हाई होता है, दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे आर हार्ड इन नेचर। ये डायमंड को देख के हमें पता ही लग रहा है दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल दैट वी कैन हैव फिलहाल। तो ये हार्ड होते हैं काफी नेचर है, बट ग्रेफाइट इज नॉट हार्ड, इसमें भी ग्रेफाइट काम खराब कर रहा है। ग्रेफाइट का शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। शीट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक लेयर है उसके ऊपर सेकंड लेयर है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं इजिली, है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी नेचर के होते हैं। इसीलिए मैनी अ टाइम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब जहां पे तुम्हें सरफेस में फ्रिक्शन कम करना है वहां पे लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं, या हीट कम करनी है वहां लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं। तो ये सॉलिड लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज होता है इन मैनी ऑफ द मैकेनिज्म ग्रेफाइट, इसीलिए ये हार्ड नहीं बोला जाता। एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये इजिली मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है ना, डैश डैश डैश, ये वीक वॉन्डरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डैश 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 लाइन, दीज लाइंस। ठीक है, तो इस टाइप के सॉलिड्स को बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है तो फटाफट हैंड रेस करिए, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 seconds, कोई डाउट है तो बताइए। ओके गुड, वी आर गुड टू गो, इसका मतलब ठीक है। तो हम स्पेस लैटिस की बात कर रहे थे जो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो स्पेस लैटिस इज नथिंग बट ये, हाँ स्पेस लैटिस नथिंग बट, हाँ बेटा अभी 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी ना, तो आपको पता ही है दोबारा रीज्वाइन कैसे करना, उसी लिंक पे फिर से क्लिक कर देंगे तो हम फिर से रीज्वाइन कर जाएंगे, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस, मीटिंग एंड हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। उसे फिर से क्लिक करिए, हम फिर से वापस मिलेंगे एक दूसरे के साथ। तो स्पेस लैटिस बता रहा था, स्पेस लैटिस का मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से डेफिनेशन होती है एनसीईआरटी में और बाकी जगहों पे, कुछ नहीं है। स्पेस लैटिस का मतलब है तुम्हें पॉइंट्स बनाने इन द 3 डायमेंशन, एक पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तुम्हें रेगुलर इंटरवल्स पे पॉइंट्स बना देने इन द 3 डायमेंशन, इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशन में ऐसे स्पेस बना दिए। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोल देते हैं क्या, दिस टाइप इज नोन एज स्पेस लैटिस। अब इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं, तो कुछ बोलना चाहता है। बेटा फिलहाल जैसे काम चल रहा है तो वी आर ट्राइंग, तो कोई बात नहीं, रिसेंटली आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिज्वाइन करने में ना, डोंट वरी अबाउट दिस। तो एक बार लिंक पे क्लिक करते ही हार्डली 5 मिनट में क्लास रीज्वाइन हो जाती है। तो काम चल रहा है तो फिलहाल वी आर मैनेजिंग इट। तो इसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। एंड ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स।
स्पेस लैटिस में जो पॉइंट्स हैं उनको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स, है ना। स्पेस लैटिस मतलब 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का अरेंजमेंट। अब इन पॉइंट्स का करना क्या है, इन पॉइंट्स का करना कुछ नहीं है बेटा, ये एक पॉइंट का शीट दिया हुआ है, ये जैसे स्क्रीन है तुम्हारा, ये शीट है। अब इसके आगे भी एक शीट हो सकता है लाइक दिस, इसके पीछे भी एक शीट हो सकता है लाइक दिस। तो इधर डॉट है खूब सारा, इसके आगे भी खूब सारा डॉट्स है, अगर मैं देख रहा हूँ तो देखो, और इसके पीछे भी खूब सारा डॉट्स है। तो पूरा 3D स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम स्पेस लैटिस बोलेंगे। अब इसमें हम एटम्स भी रख सकते हैं, इसमें आयंस भी रख सकते हैं, either we can put their molecules as well depending upon the things। अब सेकंड पॉइंट है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है जरा फटाफट देखते हैं। यूनिट सेल इज दिस इज द स्मॉलेस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स which on repeating generates the whole space lattice। ये रेगुलर रीअरेंजमेंट है जो पूरा स्पेस लैटिस बनाता है। अब यूनिट सेल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, सपोज अगर हमको किसी वॉल की स्टडी करनी है लेबोरेटरी में जाके, तो हम करेंगे क्या, हम पूरी की पूरी वॉल उठा के ले जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। जैसे उसका एलिमेंट हो गया ब्रिक, एक ईंट, वॉल का एक ब्रिक उठाया और वी विल ट्राई टू स्टडी दैट, हम उसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ब्रिक से ही मिलके पूरी वॉल बनी हुई है। ये वीडियो किसने ऑन किया हुआ है भाई? प्लीज डोंट डू दैट। है ना। तो ब्रिक बना हुआ है, ब्रिक बना हुआ कह रहे हैं, वॉल बना हुआ है, वॉल की स्टडी करने के लिए, वॉल की स्टडी करने के लिए हम पूरा का पूरा वॉल उठा के लेबोरेटरी में लेके नहीं जाएंगे। तो पूरा का पूरा वॉल उठाने की जगह हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट लेके चले जाएंगे, दैट इज ब्रिक। तो ब्रिक को उठा के ले जाएंगे और ब्रिक की स्टडी करेंगे। तो उस ब्रिक को बोलेंगे उस वॉल के लिए यूनिट सेल, कि पूरी वॉल को स्टडी करने के लिए हमने छोटा सा यूनिट चूज किया, दैट इज ब्रिक। और ब्रिक को ही मिला के पूरा कंप्लीट वॉल बनता है ना। तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। और एक और एग्जांपल, जैसे आप किसी बेकरी शॉप में गए एंड आपको एक 2 kg का केक खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, 2 kg का केक में छोटा सा पीस कट करके देखेंगे कि सर जरा बताइए व्हाट, इस केक का टेस्ट कैसा है। तो आप छोटा सा स्लाइस खाते हैं केक का, है ना, और फिर चेक करते हैं कि उस केक का टेस्ट कैसा है। आई गेस मुझे पढ़ाने नहीं देंगे। हाँ, देन यू विल चेक कि आप उस केक का टेस्ट कैसा है, राइट। अब ऐसा तो करते नहीं कि 2 kg का केक लेने गए तो पूरा 2 kg का 2 kg केक खा गए, कि नहीं इस साइड का टेस्ट अलग होगा, उस साइड का टेस्ट अलग होगा। नो, आप छोटा सा प्लीज चेक करते हो, पीस चेक करते हो, और फिर ये मान लेते हो कि यही टेस्ट होगा पूरे केक का, है ना। सिमिलरली इन केस ऑफ स्वीट्स एज वेल, आप मिठाई लेने गए किसी हलवाई के यहाँ, आपको 2 kg मिठाई लेनी है, 2 kg लड्डू लेने, तो क्या करते हो, छोटा सा पीस टेस्ट करते हैं मम्मी या पापा, या आप टेस्ट करते हो, हाँ भाई मिठाई अच्छी है, 2 kg पैक कर दीजिए। आप ये तो नहीं करते हैं कि पूरी की पूरी 2 kg मिठाई खा गए टेस्ट करने के चक्कर में, है ना। तो तुमने किया क्या, तुमने पूरे 2 kg मिठाई, जो एक बड़ा सा सिस्टम था, उसको चेक करने के लिए तुमने एक छोटा सा पार्ट उठाया, तो ये हो गया उसका यूनिट सेल। सिमिलरली जैसे कभी चाय बनाई गई, तो कोई गेस्ट आ जाता है, कोई स्पेशल गेस्ट आ जाता है, तो मम्मा लोग क्या करते हैं, यूजुअली थोड़ी सी चाय पहले निकालते हैं और पी के देखते हैं कि कहीं पे चीनी नहीं कम तो नहीं हो गई है, बिकॉज चाय परफेक्ट बनी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, पूरी चाय थोड़ी पी लेते हैं मम्मा 10 के 10 कप्स, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा टेस्ट करके उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि पूरी टी का टेस्ट कैसा आएगा, है ना। तो छोटा सा जो पोर्शन जो टेस्ट करने के लिए निकाला गया टी से, उसको बोलते हैं हम उसका यूनिट सेल। यूनिट सेल का स्ट्रक्चर अभी आएगा बेटा, थाम लो, थोड़ा थाम लो। तो उसे बोलते हैं यूनिट सेल। और मैक्सिमम केसेस में, जो हमारे केस में जो यूनिट सेल मिलने वाला है हमारे सिलेबस में, वो यूनिट सेल मैक्सिमम केस में हमेशा तुम्हें मिलेगा क्यूब। अब जिस रूम पे तुम बैठे हो ना, ये जैसे मेरा रूम है, तुम भी किसी न किसी डेफिनेटली रूम में बैठे होगे, तो उस रूम को तुम एज्यूम कर लो यूनिट सेल, और पूरी की पूरी स्टडी हम उसी यूनिट सेल के अंदर ही कर लेंगे। इसलिए सॉलिड स्टेट इज अ चैप्टर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन का चैप्टर ज्यादा है। क्यों, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है। क्यूब का मतलब क्या है, तुम्हें कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, तुम जिस रूम में बैठे हो तुम उसी को यूनिट सेल एज्यूम कर लो, है ना, क्यूब को यूनिट सेल एज्यूम कर लो। ठीक है। अब जरा ये बताओ, जो तुम्हारा यूनिट सेल है उसमें
कुछ चीजें काउंट करते हैं। हाँ, जो तुम्हारा यूनिट सेल है उसको मैंने एज्यूम किया है क्या, हमारा जो यूनिट सेल है वो है क्यूब। अब किसी क्यूब में, क्यूब को तुम अपना रूम मान लो बेटा, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने अपना रूम मान लिया क्यूब में। अब जरा ये बताओ इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, जरा बताओ फटाफट। फेसेस मतलब कितनी दीवारें हैं, कितने सरफेस हैं, ये वाले, ये प्लेन सरफेस है, जैसे जैसे मेरे सर के पीछे एक फेस है, मेरे फ्रंट पे एक फेस है, ऐसे कितने फेसेस होते हैं क्यूब के। हैंड रेस नहीं करना है इसमें, इसमें आंसर करना होता है पागल, ये भी भूल जाते हो हैं, कब हैंड रेस करना है कब बोलना है। हाँ करेक्ट, 6 फेजेस हैं। हाँ गुड, 6 फेजेस है, राइट। तो फेजेस हमारे पास 6 हैं। 6 फेजेस कैसे हैं देखो, जहां पे तुम खड़े हो तुम्हारे फ्रंट पे 1, बैक पे 2, लेफ्ट साइड में 3, राइट साइड में 4, तुम्हारे ऊपर की तरफ 5, फ्लोर 6। तो नंबर ऑफ फेजेस इज 6। कितने कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं, राइट। कॉर्नर्स काउंट कर लो, अपने चेहरे की तरफ, अपने रूम पे देखो ना, काउंट करो, 1 2 3 4। अब सिमिलरली 5 पीछे की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए 8। अब एजेस कितने होते हैं किसी क्यूब में, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस पता है किसी को। नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब, कितने एज होते हैं, कितनी साइड लाइंस हो सकती हैं, काउंट करो जरा, अपने रूम पे ही बैठे हो, एजेस काउंट करो। काफी लोगों ने आंसर किया है, लेट मी चेक। 12 12 12, हाँ 12 एजेस होते हैं, सिंपल सी बात है। कैसे, जो तुम्हारे फ्रंट की तरफ वॉल उसके 4 एजेस हो गए, 1 2 3 4, 4 एजेस हो गए। अब जो तुम्हारे बैक की तरफ वॉल है उसके 4 एजेस, तो 4 4 8 एजेस तो यही हो गए। 4 फ्रंट के एंड 4 बैक के, तो फ्रंट के 4 हो गए, सिमिलरली बैक के 4 हो गए। अब फ्रंट और बैक तो ले लिया, लेकिन साइड वाले 2 एजेस बच गए, 1 2 3 4, तो 4